नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था कि किस तरीके से बंग भंग हुआ और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा, ताकि भारत के लोगों को राजनीतिक एकीकरण हो सके, जागरूकता फैले, बच्चे ग्राम उद्धार हो, स्वदेशी चीजों के प्रति हम आकर्षित हों और बहिष्कार करें हम विदेशी वस्तुओं का, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, गरीब किसान, दस्तकार, शिल्पकारों को भी घरेलू रोजगार मिलता जाए। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जैसे मैं कह रहा था कि पूरे भारत में फैल रही थी, तो 1905 में क्या हुआ? 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, बच्चे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए। क्लियर है? 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था इनका बच्चे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे बच्चे, क्लियर है? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया। इस बात को याद रखिएगा कि ने स्वदेशी एवं बहिष्कार जो आंदोलन था बच्चे, स्वदेशी एवं बहिष्कार का क्या किया? समर्थन किया। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमें इस बात को याद रखना है कि 1905 में कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार का क्या किया? समर्थन किया। तो हमें इस बात को याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कांग्रेस के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। और बच्चे एक बात और हमें याद रखना है कि जो उग्रवादी दल के नेता थे, ठीक है, उग्रवादी दल के नेता, यहाँ जरा केयर कीजिए, उग्रवादी दल के नेता। तो पहले हमें जानना है कि उग्रवादी दल क्या था। याद रखिए, एक ऐसा दल जो हिंसा का समर्थन करता था। क्या करता था? हिंसा का समर्थन करता था। और बच्चे राजनीतिक भिक्षावृत्ति नहीं चाहता था, राजनीतिक भिक्षावृत्ति नहीं चाहता था, और ये स्वराज चाहता था, अपने खुद का राज। स्पष्ट है? तो याद रखना है सबसे पहली बात कि जो उग्रवादी दल के लोग जो थे, नेता लोग थे बच्चे, एक तो हिंसा का समर्थन करते थे, भिक्षावृत्ति नहीं चाहते थे, और क्या चाहते थे? उनका खुद का स्वराज हो, भारत में, देश में उनका अपना राज हो। लेकिन प्रश्न है कि उग्रवादी दल के नेता कौन कौन लोग थे। तो देखिए, मैं यहाँ इन लोगों का नाम लिख देता हूँ बच्चे, जान लीजिए कौन कौन लोग थे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, फिर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष, अरविंद घोष। क्लियर है? ये सभी जो हैं बच्चे उग्रवादी दल के नेता थे। और देखिए, ये जो तिकड़ी है, जो तीन लोग हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन्हें बच्चे एक साथ लाल बाल पाल भी कहा जाता है। इन्हें एक साथ क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल। तो इन्हें शॉर्ट में लाल पाल बाल भी कहा जाता है। तो ये जो लाल पाल बाल और अरविंद घोष थे, ये उग्रवादी दल के नेता थे बच्चे। ये हिंसा का समर्थन करते थे, ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति नहीं चाहते थे, और ये स्वराज की बात करते थे। यहाँ तक आपको। और हाँ, जो कांग्रेस के उदारवादी जो लोग थे, उनसे इनके विचार एकदम अलग थे। ये उदारवादी विचारधारा में थोड़ा भी विश्वास नहीं रखते थे। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए क्या हुआ बच्चे कि इन लोगों ने क्या किया? इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहा। ठीक है बच्चे, कौन? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को। याद रखिएगा कि इन लोगों ने आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहा था, आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहा, ताकि भारत के सभी लोग स्वतंत्रता के लिए तैयार रहें, उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। मैंने आपको पहले ही बताया था
तो आंदोलन को पूरे देश में इन लोगों ने क्या चाहा था बच्चे, फैलाना चाहा था। स्पष्ट हो गया। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा कि 1906 में कलकत्ता का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, क्लियर है, यहाँ पर याद रखिएगा 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो बच्चे अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपको दादा भाई नौरोजी। तो 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। पहली बार इन्होंने स्वराज की मांग प्रस्तुत की कि नहीं, हमें अपना राज चाहिए। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि स्वराज की मांग प्रस्तुत की। क्लियर है। तो हमने ये भी देख लिया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। और 1906 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। तो भूलिएगा नहीं, 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, अंग्रेजों से, सरकार से, ब्रिटिश लोगों से स्वराज की मांग की कि नहीं, हमें जो है हमारा स्वराज चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के बाद ही, एक बात याद रखना है बच्चे कि बंगाल विभाजन से पहले कांग्रेस में या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उदारवादी नेताओं का ज्यादा पकड़ मजबूत था। लेकिन बंग भंग के बाद यानी बंगाल विभाजन के बाद यानी 1905 के बाद जो राष्ट्रीय चेतना थी, स्वतंत्रता संग्राम थी या ये जो राजनीतिक संग्राम थी, इसमें उग्रवादी नेताओं की पकड़ मजबूत होने लगी, हिंसा का पकड़ मजबूत होने लगी। अब ये भिक्षावृत्ति नहीं चाहते थे। तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के बाद ही अब देश में, कांग्रेस में, राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेताओं की पकड़ क्या हो गई, मजबूत होने लगी। और ये क्या करते थे, हिंसा का समर्थन भी करते थे। और फिर याद रखिएगा कि कलकत्ता के कांग्रेस बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ कि उदारवादी और उग्रवादी में मतभेद भी आ गए। याद रखिएगा, उदारवादी और उग्रवादी में मतभेद उभरे। यहीं पर बच्चे मतभेद भी उभरने लगा था, मतभेद उभरा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही देखा गया कि जो उदारवादी नेता थे और उग्रवादी नेता थे, दोनों में क्या उभरा बच्चे, दोनों में मतभेद उभरा। लेकिन नौरोजी ने दबा दिया। इस बात को याद रखिएगा कि इस मतभेद को नौरोजी ने मतभेद दबा दिया। नौरोजी ने मतभेद क्या किया बच्चे, दबा दिया। स्पष्ट है। तो इस बात को भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा कि कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था बच्चे, इसी अधिवेशन में ये भी देखा गया कि उदारवादी और उग्रवादी लोगों के बीच मतभेद उभरने लगा, मतभेद का पता चलने लगा। क्योंकि उग्रवादी, मैंने कहा ना, वो हिंसा का समर्थन करते थे, उदारवादी नहीं करते थे। उदारवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते थे, पर उग्रवादी नेता राजनीतिक भिक्षावृत्ति नहीं चाहते थे। अच्छा, और वो चाहते थे हमें स्वराज मिले। अब इन लोगों में मतभेद उभरने लगे, पर दादा भाई नौरोजी जो थे बच्चे, उन्होंने अपनी सोच और समझ से उन्होंने क्या किया, इसे दबा दिया। पूरी बात समझ में आ गई। तो मतभेद यहाँ पे नहीं उभरा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चे मतभेद आखिर कब तक दबता, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराएं थी, इतनी मतभेद तो नहीं दाबी जा सकती थी। अब देखिए इतिहास आगे क्या कहती है, याद रखना है आपको बच्चे कि क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही दोनों में क्या हुआ था, मतभेद हुआ था। इस बात को याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन को कैसे चलाया जाए। क्लियर है। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर, चलाने के तरीके को लेकर, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को
लेकर दोनों में मतभेद हुआ। दोनों में क्या हुआ बच्चे? मतभेद हुआ। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दोनों में मतभेद क्यों हो रहा था, तो हम इसका आंसर यही देंगे कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने का जो तरीका था उसी को लेकर दोनों में क्या उभरा? मतभेद उभरा। और मतभेद इतना ज्यादा बच्चे होने लगा कि क्या हुआ कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का ही क्या हुआ? विभाजन हो गया, उभरा बच्चे। और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ। अधिवेशन में क्या हो गया बच्चे? विभाजन हुआ। और विभाजन ऐसा हुआ कि उग्रवादी कांग्रेस से ही अलग हो गए। जो उग्रवादी नेता थे वो कांग्रेस से अलग हो गए। क्लियर हो गया बच्चे? अलग हो गए। यही है सूरत विभाजन। तो बच्चे सभी लोग याद रखना है कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही विभाजन हो गया और जो उग्रवादी लोग थे वो कांग्रेस से क्या हो गए? अलग हो गए, क्योंकि वो उदारवादियों की नीतियों को नहीं मानना चाहते थे। और यहीं से बच्चे अब उग्रवादियों ने अपना एक अलग रास्ता पकड़ा और वो कांग्रेस से क्या हो गए? अलग हो गए। स्पष्ट है? अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ से तो विभाजन हो चुका। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चे? बंग भंग के खिलाफ आंदोलन भी धीरे धीरे क्या हो गया? तीव्र हो गया। इस बात को याद रखिएगा कि आंदोलन भी क्या हो गया बच्चे? तीव्र हो गया, क्योंकि सभी बंग भंग के खिलाफ थे। और फिर सरकार ने विवश होकर 1911 में, स्पष्ट है बच्चे, विवश होकर 1911 में बंग भंग के प्रस्ताव को वापस ले लिया। यहां तक समझ में आ गया बच्चे? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। देख सकते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार में इतनी तीव्रता आ गई बच्चे कि जैसे आंदोलन तेज हो गई, सरकार ने विवश होकर 1911 में ही बंगाल विभाजन को क्या किया? रद्द कर दिया कि नहीं, अब हटाओ। सो बंगाल विभाजन को रद्द करना जरूरी है, क्योंकि भारत की जनता जो है बच्चे बंगाल विभाजन को लेकर पूरे तरीके से क्या हो गई थी? भड़क गई थी। चलिए, यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब बच्चे यहीं से हमारे स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चरण शुरू होता है। क्लियर है? तो मैंने आपको पहला चरण कहां से कहां तक बताया था? 1885 से लेकर 1905 तक मैंने आपको प्रथम चरण बताया था। अब बच्चे हम बंगाल विभाजन के बाद दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। स्पष्ट है? यहाँ देखिए बच्चे, अब है इस आंदोलन का क्या है? दूसरा चरण। भूलेंगे नहीं बच्चे? अब क्या है? आंदोलन का द्वितीय चरण। का द्वितीय चरण। और ये द्वितीय चरण कब से कब तक था? 1905 से लेकर 1920 तक। इस बात को सभी बच्चे याद रखना है कि आंदोलन का जो द्वितीय चरण है वो 1905 से लेकर कब तक चला? वो 1920 तक चला। स्पष्ट है? अच्छा, अब बच्चे यहाँ पर क्या कीजिए कि दूसरे काल को ही कहा गया है उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग। इसे क्या कहा गया है बच्चे? उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग। उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस है, ये बच्चे देश के जो आंदोलन है उसमें उग्रवादी नेताओं की पकड़ क्या होने लगी? मजबूत होने लगी। तो जब उन नेताओं की ही पकड़ मजबूत होने लगी तब हमने इसे क्या नाम दे दिया? उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग। क्लियर है बच्चे? और याद रखिएगा कि इस युग में उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। क्लियर है? सभी बच्चे हमें याद रखना है कि 1905 से लेकर 1920 में, ठीक है, अब भारत में उग्रवादी और क्रांतिकारी दोनों आंदोलनों ने चलना क्या किया? शुरू किया। क्लियर है? क्योंकि उदारवादी नेताओं की कमजोर पकड़ हो ही चुकी थी और उनकी पकड़ कमजोर होने के साथ हमने ये भी देखा
कि अब उग्रवादी नेताओं का ही वर्चस्व हो रहा था, तो अब उग्रवादी भी अपना आंदोलन चलाने लगे और उग्रवादी नेता के साथ साथ इस बात को भी याद रखिएगा कि उग्रवादी नेताओं के साथ साथ जो क्रांतिकारी नेता हैं बच्चे, उन्होंने भी अपने आंदोलन को क्या किया था, तेज किया था। यहाँ आप लोगों को पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे। एक मिनट जरा मैं पेन में इंक डाल लूं, पेन सूख रही थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ओके एवरीवन, नाउ लुक। अब चलिए फिर से समझते हैं कि 1905 से 1920 क्या है बच्चे, उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग है। और याद रखिएगा इस युग में उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। याद रखना है, इस युग में उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। पूरी बात समझ में आ गई। तो अब हम देख रहे हैं कि जो आंदोलन का द्वितीय चरण है उसमें उग्रवादी और क्रांतिकारी दोनों आंदोलन चलाए जा रहे हैं। बच्चे भूलिएगा नहीं, 1905 से लेकर जब 1920 का वक्त होता है और आंदोलन का दूसरा चरण होता है, तो इस दूसरे चरण में ये देखा गया है बच्चे कि इसमें जो है उग्रवादी और क्रांतिकारी दोनों ही आंदोलन चलाए जा रहे हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम ये समझना शुरू करेंगे कि उग्रवादी विचारधारा के लोग बहिष्कार आंदोलन को आधार बनाया था। याद रखेंगे कि इन्होंने किसको आधार बनाया था, तो जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने बच्चे बहिष्कार आंदोलन को आधार बनाया। क्लियर है? लेकिन क्रांतिकारी लोगों ने बच्चे बहिष्कार आंदोलन को नहीं, बंदूक और गोली को क्या बनाया, अपना आधार बनाया। उग्रवादी कहते थे कि हम बहिष्कार करके अंग्रेजों की स्वतंत्रता ले लेंगे, पर क्रांतिकारी जो कहते थे बिना बम और बंदूक के स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि उग्रवादी जहां बहिष्कार आंदोलन करना चाहते थे, वहीं पर क्रांतिकारी आंदोलनों में बच्चे बम, बंदूक और गोली की बात होने लगी। इन्होंने कहा कि बिना बम और बंदूक और गोली के स्वराज जो है हमें नहीं मिल सकता, स्वतंत्रता नहीं मिल सकता। तो चलिए बच्चे, अब हम जरा समझते हैं कि आखिर उग्रवाद के उदय के कारण क्या थे। ठीक है, यहाँ पर हमें ये सीखना है उग्रवाद के उदय के कारण, और हम इसी से आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ को सीखेंगे। स्पष्ट है? तो उग्रवाद के उदय के कारण, तो पहले मैं आपको बता दूं कि उग्रवादी लोग बहिष्कार आंदोलन करते थे, लेकिन क्रांतिकारी लोग बम, बंदूक और गोली की बात करते थे। अब देखते हैं कि उग्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो बच्चे, पहला कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की मांग के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति। याद रखिएगा, कांग्रेस की मांग के प्रति, कांग्रेस की मांग के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति, सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति। क्योंकि बच्चे, मैंने आपको बताया था कि प्रथम चरण कांग्रेस की स्थापना से शुरू हो जाती है। तो जब कांग्रेस की स्थापना से शुरू हुई तो उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था, और उदारवादी नेता ये सोचते थे कि अंग्रेज हमारे दोस्त हैं, न्यायप्रिय हैं, हमें आजादी दे देंगे। तो वो अंग्रेजों से वो दया करते थे, ये दया बच्चे याचना करते थे, सब प्रस्ताव देते थे, यही सब करते थे। क्लियर है? और विरोध करते थे। तो इससे क्या होता था कि अंग्रेज जो है इनकी कोई बात नहीं मानते थे, उपेक्षा करते थे इनकी मांगों का। तो कहीं ना कहीं उग्रवादी विचारधारा लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती थी, वो अंदर तक दुखी और आंदोलित हो जाते थे। इसके कारण भी क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि उग्रवाद का उदय हुआ। और याद रखिएगा कि लाल बाल पाल जो है, इसी के कारण अंदर तक आंदोलित हो गए थे। क्लियर है? इस बात को भी याद रखना है कि लाल बाल और पाल, क्लियर है, आंदोलित हो गए। क्या हो गया बच्चे? वो आंदोलित हो गए। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि सरकार उनकी नीतियों की क्या करता था, उनके मांगों की उपेक्षा करता था। बस लाल बाल पाल को यही बातें पसंद नहीं आ रही थी, और वो अंदर तक क्या हो गए, पूरे तरीके से आंदोलित हो गए। दूसरी बात है बच्चे, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी हुआ। याद रखिएगा, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होने लगा। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान।
अब हमने पहला कारण क्या देखा कि कांग्रेस के मांग के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति, और दूसरा क्या था, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो चुका था, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होने लगा। जो भारत के लोग थे वैसे लोग जो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव में थे पर उनके धर्म के प्रभाव में नहीं थे, उन्होंने अभी भी अपने धर्म के प्रति मजबूत बनाए रखा अपने आप को। तो जैसे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ बच्चे, इससे भी क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे हमारे दिमाग में आने लगी और उग्रवाद को कहीं ना कहीं इससे बल प्रयोग हुआ, बल मिला। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अरविंद घोष ने ही कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है। देखिए अरविंद घोष ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ये सभी हमें याद रखना है कि अरविंद घोष ने ही कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है। याद रखिएगा अरविंद घोष का क्या स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता जो है हमारे जीवन का क्या है, उद्देश्य है। क्लियर है बच्चे? याद रखिए अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही इस उद्देश्य को पूरा करेगा, और हिंदू धर्म ही इस उद्देश्य को पूरा करेगा। हिंदू धर्म ही इस उद्देश्य को क्या करेगा बच्चे, पूरा करेगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो आपको याद रखना है कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और अरविंद घोष ने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही क्या करेगा, इस उद्देश्य को पूरा करेगा। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? अच्छा, अब एक बात और याद रखिएगा, उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। और अरविंद घोष ने और क्या कह दिया बच्चे कि राष्ट्रीयता एक धर्म है, राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। और वह क्या है बच्चे, ईश्वर की, और वह ईश्वर की देन है। तो इस बात को भी याद रखना है कि हिंदू धर्म इस उद्देश्य को पूरा करेगा और राष्ट्रीयता एक धर्म है बच्चे, और ये जो है वो किसकी देन है, ये ईश्वर की ही देन है। अच्छा, यहीं पर एनी बेसेंट भी थी और एनी बेसेंट ने भी बच्चे अपना एक स्टेटमेंट दिया। देखिए इसी हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में एनी बेसेंट ने कहा था कि जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का धर्म है, वो पश्चिमी जो सभ्यता है उससे बढ़कर क्या है, बेहतर है। तो हम ये भी जानते हैं कि एनी बेसेंट ने क्या कहा। क्लियर है? पहले मैं इसे मिटा देता हूं, सभी बच्चे सीखते चलिए। देखिए अब एनी बेसेंट ने क्या कहा, एनी बेसेंट, ठीक है बच्चे, एनी बेसेंट ने कहा कि हमारे भारत की जो हिंदू प्रणाली है, क्लियर है बच्चे, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है। सारी हिंदू प्रणाली, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। पूरी बात समझ में आ गई? तो देखिए ये एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है, उन्होंने साफ कह दिया कि जितनी भी हिंदू प्रणाली है वो सब क्या है, पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। इसका मतलब है बच्चे कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के पुनरुत्थान से भी उग्र राष्ट्रवाद को क्या मिला था, बल मिला था। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, तीसरी बात याद रखिएगा कि 1876 से, अगर हम दो कारण हमने देखा बच्चे, अगर हम तीसरे कारण पे जाएं तो याद रखिएगा कि 1876 से 1900 के बीच, 1876 के और 1900 के मध्य 18 बार भारत में अकाल पड़ा। देख सकते हैं बच्चे कि 1876 से लेकर अगर आप 1900 के मध्य देखिएगा तो भारत में 18 बार अकाल पड़ा बच्चे, और इस अकाल से न जाने कितने भारत के लोगों की क्या हुई, मौत हुई। कहा जाता है बच्चे कि इस अकाल से अकेले बंगाल में ही लाखों लोगों की क्या हुई थी, मौत हुई थी। क्लियर हो चुका? अच्छा,
फिर 1897-98 में बंबई में प्लेग की बीमारी फैली। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि बंबई में 1897 और 98, क्लियर है बच्चे, याद रखिएगा। बंबई में 1897-98 में प्लेग की बीमारी फैली, प्लेग की बीमारी फैली, क्लियर है। और कहा जाता है कि बच्चे इससे 1,73,000 लोगों की मौत हुई। याद रखिएगा कि बंबई में 1897-98 में बच्चे प्लेग की बीमारी फैली और इससे लाखों लोगों की मौत हुई, 1,73,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन ब्रिटिश सरकार यहाँ अपनी आंखें बंद रखी, उसने लोगों के स्वास्थ्य पर इस बीमारी को रोकने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। तो याद रखिएगा, उस पर से ये हुआ कि जो ब्रिटेन अधिकारी लोग थे वो क्या करते थे, इलाज के बहाने, चेकअप के बहाने भारतीय घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करते थे, महिलाओं के साथ अमानवीय और बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते थे। इन सब बातों की चर्चा तिलक ने अपने पत्र केसरी में की थी। इस बात को याद रखिएगा कि तिलक ने अपने पत्र केसरी में, तिलक ने अपने पत्र केसरी में, अपने पत्र केसरी में इसकी आलोचना की, इस घटना की क्या की बच्चे, आलोचना की, क्लियर है। और याद रखिए, और 18 माह याद रहिएगा कैद में रहे, 18 माह या क्या रहे बच्चे, ये बहुत ही कड़े कैद में रहे, क्योंकि आखिर प्लेग की बीमारी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। तो तिलक को मजबूरन अपने पत्र केसरी में कल आलोचना की और इस आलोचना के कारण 18 महीने तक क्या रहे वो बच्चे कैद रहे। अब देखिए, सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। अब बच्चे जरा सोचिए कि अगर सरकार इस दिशा में कोई प्रयास करेगी ही नहीं तो क्या भारत के लोग इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे? निश्चित डिस्टर्ब होंगे। तो बच्चे क्या हुआ कि पूना में ही 2 भाई थे जिन्हें हम बोलते हैं बच्चे चापेकर बंधु, क्लियर है, दामोदर चापेकर और एक का नाम था बच्चे बालकृष्ण चापेकर। तो ये जो दामोदर चापेकर थे और बालकृष्ण चापेकर थे बच्चे, ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ भड़क गए और इन्होंने क्या किया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ की नीति इन्होंने अपनाई। और बच्चे याद रखे, बम बंदूक गोली की तो बात हो ही रही थी, तो हमें इस बात को याद रखना है कि पूना के चापेकर बंधु, पूना के चापेकर बंधु मतलब भाई, क्या क्या उनका नाम था, एक का नाम था दामोदर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण, बालकृष्ण, क्लियर है। तो याद रखना है बच्चे कि पूना के चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने क्या किया, प्लेग अधिकारी, 2 प्लेग ऑफिसर नियुक्त हुए थे बच्चे जिन्होंने बदतमीजी की थी, प्लेग अधिकारी, एक का नाम था रैंड एवं आमस्ट की हत्या कर दी, आमस्ट की क्या कर दी बच्चे, हत्या कर दी। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के लोगों में असंतोष तो था ही, और बच्चे यही जो असंतोष था यही क्या हुआ कि उग्रवाद आंदोलन का क्या बना, कारण बना। तो इस बात को भी याद रखना है कि इतनी घटना घटी और पूना के चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग अधिकारी रैंड और आर्मस्ट की क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। आ गया समझ में? चलिए अब आगे और देखते हैं कि और क्या बातें थी। एक चीज और याद रखिएगा बच्चे कि लॉर्ड बेकन ने कहा था कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष जो है वो क्या करती है, क्रांति को जन्म देती है, क्यों है। चलिए हम अगले कारण पे चलते हैं कि देखिए अगला कारण क्या था, क्योंकि याद रखिएगा कि देखिए 3 कारण तो हम समझ ही गए। अगला कारण था भारत के लोगों का आर्थिक शोषण, क्योंकि अंग्रेज क्या था कि यहाँ के लोगों का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे, ठीक है। तो एक और कारण क्या है बच्चे, आर्थिक शोषण। अब देखिए आर्थिक शोषण से क्या हुआ, एक बात याद रखना है कि बच्चे अंग्रेजों की तीव्र आर्थिक शोषण की नीति ने भारत में उग्रवाद को जन्म दिया। याद रखिएगा कि अंग्रेजों की तीव्र आर्थिक शोषण की नीति ने, तीव्र आर्थिक शोषण की नीति ने भारत में उग्रवाद को जन्म दिया, भारत में
उग्रवाद को जन्म दिया। उग्रवाद को क्या किया बच्चे? जन्म दिया। ठीक है, यहाँ सभी लोग याद रखेंगे कि आर्थिक शोषण से क्या हो